कैश के जैसा कोई रियल डिजिटल वर्जन नहीं है जहाँ पे मैंने आपको डिजिटली एक पेमेंट कर दी और आपको कोई और सेटलमेंट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली अपनी ट्रांजैक्शन सेटल हो गई। तो वो जो चीज़ है वो बिटकॉइन, इथेरियम ये सारे डिजिटल एसेट्स हैं, उन्होंने सॉल्व करी है उस प्रॉब्लम को। इस टेक्नोलॉजी का एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये है कि ये किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता। सो टुडे इंडिया इज़ डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इंडिया के पास बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ यूपीआई। अगर हम पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्ब्रेस करते हैं और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम उसके रिस्क जितने हो सके हम कम कर सकें, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया का डिजिटल एसेट इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वेदर इट इज क्रिप्टो एडॉप्शन, tokenization pilots, and the RBI's push towards CBDCs. But the real backbone of this ecosystem is custody. But ये custody है क्या? कैसे काम करता है? और अपनी डिजिटल एसेट जर्नी में इंडिया कैसे ट्रस्ट और सिक्योरिटी बिल्ड कर रहा है? To understand this, today we have with us Mr. Manhar, Country Head India at Liminal Custody. Welcome Manhar. Welcome to the show. Thank you so much, Shubham, for having me here. It's a pleasure joining you in discussing a very important topic for our country. So Manhar, before we start this interaction, मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बता दें कि व्हाट इज CBDC, टोकनाइजेशन एंड कस्टडी। Sure. So CBDC का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा, क्रिप्टो एसेट्स जिसे कहते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जिसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से देखा, परखा। इस टेक्नोलॉजी का एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये है कि ये किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इथेरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, दीज आर सॉर्ट ऑफ टोकन्स और करेंसीज जो कि एक नेटवर्क पे पेयर टू पेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोलिंग दीज ट्रांसफर्स और मैनेजिंग दीज ट्रांसफर्स। तो ये जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो गई है और 15 साल से अब चल रही है, अब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जा रही है, इस पे बहुत सारे लोगों ने निवेश किया हुआ है, बहुत सारे लोग इससे ट्रांजैक्ट करते हैं, पेमेंट्स करते हैं ग्लोबली, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। तो गवर्नमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रियलाइज्ड दैट इनको भी इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस या अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उस सोच के बेसिस पे सारे गवर्नमेंट्स ने व्हाट इज नोन एज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इजाद किया है। अब यही सेम जो टेक्नोलॉजी है जिसको आपने पैसे पे अप्लाई किया या करेंसी पे अप्लाई किया तो आपको पेमेंट टोकन्स मिल गए, ठीक है। उसी चीज़ को अगर आप पैसे को छोड़ के आप किसी रियल वर्ल्ड एसेट को अप्लाई कर दो इन अ वे कि जैसे आपने 500 रुपये का नोट अगर मैंने आपको आज हाथ में दिया है तो हमारी ट्रांजैक्शन सेटल हो गई है, एज अपोज टू अगर मैंने आपको 500 रुपये पेटीएम किए तो आपको एक्चुअली रुकना पड़ेगा जब तक आपके बैंक का कंफर्मेशन आएगा कि यस आपके अकाउंट में 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। उसे कहते हैं सेटलमेंट। तो आज तक जितने भी अपने पेमेंट सिस्टम्स हैं वो सेटलमेंट के बेसिस पे चलते हैं कि देयर आर बैंक्स, देयर आर थर्ड पार्टीज, देयर आर पेमेंट कंपनीज हु आर डूइंग द सेटलमेंट फॉर अस। कैश के जैसा कोई रियल डिजिटल वर्जन नहीं है जहाँ पे मैंने आपको डिजिटली एक पेमेंट कर दी और आपको कोई और सेटलमेंट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली अपनी ट्रांजैक्शन सेटल हो गई। तो वो जो चीज़ है वो बिटकॉइन, इथेरियम ये सारे डिजिटल एसेट्स हैं, उन्होंने सॉल्व करी है उस प्रॉब्लम को। उसी प्रॉब्लम को लेके गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बना रही है कि जिससे कि हम डिजिटल रूपी जिसे कहते हैं, आज की तारीख में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ई-रूपी का ऐप, अपने बैंक का डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें आप देखोगे तो 500 रुपये की नोट, 2 रुपये का कॉइन, 10 रुपये की नोट, आप अब ये आपके पास हो गया एक्चुअल डिजिटल वर्जन ऑफ कैश। अब जब मैं ये कैश आपको ई-रूपी में ट्रांसफ़र करता हूँ तो अगेन आई डोंट हैव टू वेट फॉर
Paytm. I don't have to wait for any backend system to confirm to me that the payment is done. The moment I send you that 500 rupee note, it is gone to your e-rupee account और आपको वो मिल जाता है, immediate ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, हमने पैसे को, हमने कैश को टोकनाइज करके डिजिटल माध्यम में लेके आए। अब इसी सेम तरह से अगर हम सिक्योरिटीज को टोकनाइज करते, अगर हम एक रियल एस्टेट एसेट है, एक फ्लैट है, एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड पार्सल है, उसको हम डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस बना के हम उसके टोकन्स बना ले, तो उसको कहते हैं टोकनाइजेशन। तो कस्टडी में क्या हो जाता है, अब जब आप डिजिटल टोकन्स की बात करते हो, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो एक्चुअली वैलिडेट कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो कैसे रही है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई है, विच इज़ कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके एक वॉलेट क्रिएट किया जाता है, जो कि ब्लॉकचेन से लिंक्ड होता है। उस वॉलेट के साथ आपको एक प्राइवेट की मिलती है। अब ये प्राइवेट की जो है, ये भी एक डिजिटल फाइल होती है, और इसका ओनरशिप जिसके पास रहेगा, वो एक्चुअली उस वॉलेट से सारे ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आपको वो प्राइवेट की को अच्छे से संभाल के रखना है। आप अगर अपने डेस्कटॉप पे रख रहे हो, अपने लैपटॉप पे रख रहे हो, या आप अपने गूगल ड्राइव में रख रहे हो उसको, और उस वॉलेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, टोकन्स है, एसेट्स है, बिटकॉइंस है, बहुत सारे डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस है उसके अंदर, तो फिर ये हैकर्स के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है टू ट्राई एंड अटैक यू, टू ट्राई एंड डू सोशल इंजीनियरिंग, टू ट्राई एंड डू फ्रॉड्स, टू ट्राई एंड मेक यू डू सम ट्रांजैक्शंस जिसके थ्रू वो आपके प्राइवेट की को एक्सेस कर ले। जैसे ही उनको प्राइवेट की का एक्सेस मिल जाता है, आपके वॉलेट का एक्सेस उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस पूरे माध्यम में द मोमेंट यू डिसेंट्रलाइज इट, you are now automatically responsible for the assets that you hold in your wallet. तो हम इस टेक्नोलॉजी के सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस के सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपके कंप्लायंसेस हो जाते हैं, आपका मनी लॉन्ड्रिंग चेक हो जाता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग चेक हो जाता है, आपके जितने भी सारे टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे देखे जाते हैं, आपका फिट एंड प्रॉपर देखा जाता है, बहुत सारे कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे किए जाते हैं। तो टू एंश्योर ऑल द कंप्लायंसेस वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस and we take the technology that digital assets provide and we merge them. This is where custodians come into the picture. आपके बिहाफ पे कस्टोडियन क्या करता है, सारे वॉलेट्स क्रिएट करता है। कस्टोडियन जनरली, जैसे हमारा बिजनेस है इंडिया में, हम FIU कंप्लायंट है, वी आर registered with the FIU, we have all the tools that they have mandated that have to be implemented, वो सारे compliances हमारी टीम, कंप्लायंस टीम्स जो है वो बैठ के चेक करते हैं, ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, सामने वाले के पूरे एंटीसीडेंट्स जैसे बोलते हैं उनको चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, एंड फिर हम ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसी ट्रांसफ़र को चीप, एफिशिएंट एंड फास्ट मैनर में हम आपके ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर देते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें ना आपको प्राइवेट की संभालने का आपको चैलेंज होता है, ना आपको दिक्कत होती है या कोई हैक्स हो जाए या कोई फ्रॉड हो जाए या कोई चैलेंजेस हो जाए। Okay, so moving forward, as CBDCs and tokenization take off, क्या आपको लगता है कि करंटली इंडिया के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर सकते हैं? So today India is definitely in terms of payment systems, India के पास बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है in the form of UPI. RBI is now also working on building infrastructure for CBDC, but all of this infrastructure is built on private networks, private chains पे बनाया गया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक चेन्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे इंडिया ने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया है। एज फार एज कस्टडी इज कंसर्न या एज फार एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस लाइक लिमिनल, जिन्होंने बहुत हमने भी बहुत डीप रिसर्च वगैरह किया हुआ है, वॉलेट्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इट इज स्टिल अर्ली बट वी हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। Okay, so moving on,
अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भी इतना परफेक्ट तो नहीं. सो व्हाट डू यू सी एज द बिगेस्ट गैप्स एंड चैलेंजेस इन इंडियाज कस्टडी फ्रेमवर्क, जिसे हमें अर्जेंटली एड्रेस कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो अभी तक जो इंडिया का लार्जली व्यू रहा है, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट बैरियर, बिकॉज आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इन द फॉर्म ऑफ इथीरियम, इन द फॉर्म ऑफ सोलाना, इन द फॉर्म ऑफ मेनी ऑफ दीज टोकन्स, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ग्लोबली. अगर आप देखें तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, बड़ी बड़ी बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग एंड क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के तरीके. सो दे आर नॉट सेइंग कि हम बिकॉज ये बिटकॉइन, बिकॉज ये इथीरियम, ये सब पब्लिक एंड ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इन पे बिल्ड नहीं करेंगे, हम अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे. So most countries are embracing this open source technology. I think India is still, still trying to weigh its options. तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर है. आई थिंक अगर हमारे पास इन सम लिमिटेड कैपेसिटी अगर हम पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्ब्रेस करते हैं और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम उसके रिस्क जितने हो सके उन कम कर सके, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है. तो लुकिंग एट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डिजिटल वर्ल्ड की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है. इट इज बॉर्डरलेस. सो इन दिस बॉर्डरलेस डिजिटल वर्ल्ड, how can India establish trust and position itself as a leader in custody innovation? So I think it basically requires very detailed and thought through frameworks. अगर आप global developed economies को देखें, जैसे यूएस, जैसे यूरोप हो गया, जैसे जापान हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे ट्रेडिशनल लॉज को अमेंड करके, बहुत सारे न्यू लॉज को क्रिएट करके, आप एट अ वेरी डीप पॉलिसी लेवल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग दैट हैज़ टू बी डन. और वो सब करके आप इस न्यू डिजिटल एसेट फिनोमेना को आप कैसे एम्ब्रेस करोगे, आप इसको कैसे यूज़ करोगे अपनी इकोनॉमी को फर्दर करने के लिए, आप अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को कैसे एनकरेज करोगे, आप अपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कैसे एनकरेज करोगे, आप ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी कैसे ले आओगे. सो ये सारे डिस्कशंस एट द सेम टाइम आप जो रिस्क होते हैं इन सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड, उनको आप कैसे कम करोगे. तो ये सारे डिस्कशंस आई थिंक करने ज़रूरी है. एंड एट अ वेरी डीप लेवल फ्रेमवर्क को ही क्रिएट करके, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको. जैसे आज की तारीख में अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ब्लॉकचेन पे, तो क्या उसकी एक्चुअल लीगल वैलिडिटी कोर्ट में मानी जाएगी? बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच टू पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन. बट इन द ट्रेडिशनल सेंस हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में अंडर सर्टेन कंडीशंस मानते हैं एज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट. तो ये भी एक डिस्कशन है which may take a lot of time for us to build a robust framework. Okay, so moving on, let's talk about your domain now. How can Indian custody players like Liminal make digital asset more accessible across chains and borders? The first and most important thing is providing chain support, blockchain support. So we have a robust engineering team. We have a tech development center in Bangalore, and we have a product development center in Hyderabad. So we have over 80 to 100 engineers who are working day in and day out, integrating newer chains, who are building newer feature sets, etc. So that is the most important aspect. The second one is security. So we again have a very robust and very stringent security team. Today we are ensuring that the best softwares and best applications, security service applications that exist in the country, we essentially work with all of those partners. Whether it is Datadog, whether it is Cybers, whether it is Cube3, there are many globally renowned partners. So we use the best-in-class security services. So that's the second one. The third and the most important leg is compliance. So we are the only FIU registered custodian in the country.
And with the FIU registration, there is a lot of you know comfort that our users can take in the form of ensuring that all compliances pertaining to transactions, etc., are being taken care of. So these are the ways that we are looking to sort of move forward. Okay, Manhar, so my next question is to you. As we see, इंडिया में धीरे धीरे डेटा प्रोटेक्शन लॉज इवॉल्व हो रहे हैं. So how can custody strike the right balance between privacy, security and compliance? सो द मोमेंट आप किसी कस्टोडियन के साथ काम करते हो, और स्पेशली आप एक FIU रजिस्टर्ड कस्टोडियन के साथ काम करते हो, हम जैसे दुबई में भी एक लाइसेंस एप्लीकेशन हमारा अभी चल रहा है वारा के साथ. सो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में थिंग्स लाइक GDPR, थिंग्स लाइक डेटा प्राइवेसी, थिंग्स लाइक द इंडिया DPDP एक्ट, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है. दे आर अ कोर पार्ट ऑफ ऑल आर डिस्कशंस, not just within our infrastructure but also with any vendors that we work with. तो डेटा बहुत सारा हमारे सिस्टम में जनरेट होता है, बहुत सारा डेटा हमें बाहर से आता है, बहुत सारा डेटा हमें भी बाहर देना पड़ता है. तो ये जो सारे लेग्स है, उन सारे लेग्स को अच्छे से, सो यू वर्क विद द राइट वेंडर्स, आप ये सारे कंप्लायंसेस इम्प्लीमेंट करिए, और ये ऑन गोइंग बेसिस होता है, जिसकी ऑडिट्स भी की जाती है. So this is how we are ensuring that data privacy, security, and compliance, are taken care of. Okay, Manhar, so coming to my last question, from a future perspective, how do you see custody shaping the digital asset landscape over the next 5 years? So far, what we have seen in the digital asset ecosystem is either a closed ecosystem that's like the CBDC, which is being developed, or we have seen other digital asset exchanges that are there in the country, which are operating, which are providing buying, selling, trading of crypto assets, of digital virtual digital assets. So today we do not have segregation of duties. आपका जो एक्सचेंज है वही आपकी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, बायर और सेलर को मैच कर रहा है. वही एक्सचेंज जो है वो आपके एसेट्स भी होल्ड करके रख रहा है. वही एक्सचेंज जो है आप लेंडिंग या बोरोइंग में भी पार्टेक कर रहा है. अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पे लेंडिंग करते हो या बोरोइंग करते हो या मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे वही एक्सचेंज कर रहा है. तो ये सब अगर आप ट्रेडिशनल फाइनेंस को देखोगे, तो जैसे जैसे ओवर द सो मेनी डेकेड्स जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस को बिल्ड किया गया है, ये सारे फंक्शंस को सेपरेट रखा गया है. और ये एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरी जो है या बिजनेस है, वो सिर्फ एक ड्यूटी करेगा, वो मल्टीपल ड्यूटीज नहीं कैरी आउट करेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं. सो वी सी दैट प्लेइंग आउट इन डिजिटल एसेट इकोसिस्टम ऑल्सो. यहाँ पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा. यहाँ पे भी जो एक्सचेंजेस है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर connecting the buyers and sellers and making the transaction happen. There will be separate brokers who will be responsible for client relationships, who will do the KYC, who will do the compliance, all the transaction monitoring, the checks, etc. And then there will be custodians, हमारे जैसे custodians होंगे, जो कि actually assets को secure करके अलग से cold storage में रखेंगे, और जो कि actual settlement ownership की फाइनली जब सारा ट्रांजैक्शन हो गया है, उसका चेक हो गया है, कंप्लायंस हो गया है, सब कुछ हो गया है, ऑथेंटिकेट हो गया है, उसके बाद कस्टोडियन जो है वो ये एक्चुअल ट्रांसफ़र सेटल करे. सो वी सी दिस प्लेइंग आउट, एंड हमारा यही थॉट प्रोसेस है दैट जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स में हुआ, ये डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में भी यही होना है. और इसको फर्दर करने के लिए हम इंडिया से ये कस्टडी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. Okay, so thank you, Mr. Manhar, for sharing your valuable insight in such a clear and practical way. Thank you so much. Thank you so much for having me, Shubham. Thank you.